बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और 11th क्लास जो है फिजिक्स का आज आप मेरे साथ देखोगे अपना टॉपिक नंबर 3.5 जो कि रिव्यू है ऑफ द इक्वेशंस ऑफ द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आपका चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड मोशन हमारे पास स्टार्ट हुआ है और आज अपने जो है सबसे पहले आप मेरे साथ देखोगे अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशंस का एक रिव्यू जो हम लोग स्कूल लेवल पे यानी कि मैट्रिक लेवल के ऊपर पढ़कर आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। पेज नंबर है जी आपका ये मेरे साथ 54। Topic number 3.5 Review of equations of uniformly accelerated motion. In school physics, we have studied some useful equations for the objects moving at the constant acceleration. अब ये जो आपकी equations हैं ये हमने किस लिए पढ़ी हैं? For the objects moving at the constant acceleration. Suppose an object is moving with a uniform acceleration along a straight line. If its initial velocity is vi and the final velocity after some time interval t is vf, let the distance covered during this interval be s. Then we have तो distance कितना travel किया उसने interval be s. Then the equations will be vf equals to vi plus at. vf हमारे पास होती है final velocity, vi हमारे पास initial velocity, a stands for acceleration and t stands for the time. s यानी कि distance vf plus vi over 2 into t. S equals to VIT half AT square. VF square equals to VI square plus 2AS. These equations are useful only for the linear motion with the uniform acceleration. तो ये equations क्या है जी? Useful है किसके लिए? Only for the linear motion with the uniform acceleration. When the object moves along a straight line, the direction of the motion does not change. जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन हमारे पास चेंज नहीं होती। इस केस में क्या होता है? ऑल द वेक्टर्स कैन बी मैनिपुलेटेड लाइक अ स्केलर्स। इन सच प्रॉब्लम्स द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन एज पॉजिटिव। तो एक चीज याद रखनी कि इस केस में हम डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी क्या रखते हैं? पॉजिटिव। और नेगेटिव साइन कब असाइन किया जाता है? द क्वांटिटीज वेयर डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। जब हमारे पास डायरेक्शन ऑपोजिट होती है इनिशियल वेलोसिटी के तब हमारे पास कौन सा साइन लगाया जाता है? नेगेटिव साइन। इन द एब्सेंस ऑफ द एयर रेजिस्टेंस, अब हमारे पास एयर रेजिस्टेंस क्या हो गई है? एब्सेंस हो गई है, खत्म हो गई है वो। तो ऑल ऑब्जेक्ट्स इन फ्री फॉल नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ टू मूव टुवर्ड द अर्थ लाइक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दिस एक्सेलरेशन नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे आप डेफिनेशन मार्क करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। और इट इज डिनोटेड बाय द लेटर जी एंड इट्स एवरेज वैल्यू नियर द अर्थ सरफेस इज टेकन एज 9.8 मीटर पर सेकंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. These equations for the uniformly accelerated motion can also be applied to free fall motion of the objects by replacing acceleration by g. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ ये है कि आपको अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशंस का पता होना चाहिए और आपको किसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसकी वैल्यू। अब आ जाते हैं अपने आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ और वो है आपका टॉपिक नंबर 3.6 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स के हमने 3 लॉ स्कूल लेवल पे पढ़े हैं। फर्स्ट लॉ जिसमें हमने पढ़ा स्ट्रेट लाइन मोशन के ऊपर पढ़ा था, फिर हमने सेकंड देखा जैसे फोर्स हमारे पास एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, और थर्ड जो लॉ होता है वो टू एवरी डायरेक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल टू ऑपोजिट डायरेक्शन। इस तरह से हमारे पास लॉज आ रहे थे। तो आज का जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका टॉपिक नंबर 50 पेज नंबर 54 से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है 3.6 न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। और इसमें जो है वो आपके पास न्यूटन फर्स्ट लॉ भी आएगा, सेकेंड लॉ भी आएगा और थर्ड लॉ भी आएगा, और पेज नंबर 55 पे जो है ये आपका कंप्लीट हो जाता है। तो जो हमारे पास जो बुक है इसको हमने कंप्लीट करना है, टॉपिक जो है वो कंप्लीट करेंगे अपने नोट्स में से, और नोट्स में से जो है इसको कंप्लीट करने के बाद हमारे पास जो है इस बार फिर से टेक्स्ट की तरफ वापस आएंगे और फिर इसको स्टडी करेंगे। नोट्स जो है आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो चुके हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के नोट्स आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो जाए। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन भी हम लोगों ने नोट्स में से कवर करना है। स्टार्ट करते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का इंट्रोडक्शन देखें। न्यूटन्स लॉ आर एम्पिरिकल लॉज। ये कौन से लॉज हैं? एम्पिरिकल लॉज है, डिडक्टेड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स. They were clearly stated for the first time by the Sir Isaac Newton. It was published then in 1687 in his famous book called Principia. Newton's laws are adequate for speeds that are low compared with the speed of the light. तो Newton's law हमारे पास किसके comparable है? With the speed of light. सबसे पहला आपके पास है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या कहते हैं? When a body is at rest, we remain at rest and the body moving with a uniform velocity continuously moving in a straight line unless some unbalanced internal force act upon it. This law obeys the law of inertia. तो ये obey क्या करता है? law of inertia को। और वो क्या कह रहा है कि कोई बॉडी रेस्ट पे है तो तब तक वो रेस्ट पे रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। अगर कोई चीज मूव कर रही है तो वो तब तक मूव करती रहेगी जब तक
आपके पास क्या है जी, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको रोकती नहीं है। जिस तरह से हमारे पास टॉयज होते हैं जिसमें से हम लोग सिंपली एक धागा जो है वो स्ट्रेच कर रहे होते हैं और फिर हमारा वो जो टॉय कार होती है वो आगे की तरफ मूव कर रही होती है। तो अगर इसकी थोड़ी सी अगर आप एग्जांपल हो कि जब तक हम धागे को स्ट्रेच नहीं करते तब तक वो बॉडी आपके पास किसके ऊपर होती है, एट रेस्ट होती है, एक जगह पे पड़ी हुई है। अब हमने क्या किया जी, उस धागे को खींचा, हमारे पास क्या हुई है, एक्सटर्नल फोर्स उस टॉय के ऊपर अप्लाई हुई है और जैसे ही धागे को छोड़ा तो हमारे पास क्या हुआ, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उसने क्या किया जी, मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब तब तक रेस्ट पे थी, जब तक हमने उसको रेस्ट पे रही, जब तक हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुई। अगर एक्सटर्नल फोर्स अभी भी अप्लाई ना होती तो वो रेस्ट पे रहती। अब बॉडी ने क्या कर दी, मूव करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि नाउ द बॉडी इज इन मोशन। अब वो तब तक मूव करेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है उसको रोकेगी नहीं। और इसमें स्ट्राई कार में ये होता है कि जब तक उसकी यानी इतनी कैपेसिटी होती है कि वो यानी किसी की चीज के साथ टकराती है तभी वो रुकती है। तो वो टकराना हमारे पास क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स। तो वो ये क्या कह रहे हैं कि व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी कंटिन्यूअसली मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस सम अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन इट। तो दिस लॉ इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। इसकी स्टेटमेंट क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी और ऑब्जेक्ट व्हिच मेजर्स द मास ऑफ द बॉडी, उससे हम क्या कह रहे होते हैं, इनर्शिया। स्ट्रॉन्गर द मास स्ट्रॉन्गर विल बी द इनर्शिया और स्ट्रॉन्गर विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज इट स्टेट। क्या कह रहा है कि जितना हमारे पास मास स्ट्रॉन्गर होगा उतना ही इनर्शिया स्ट्रॉन्ग होगा और स्ट्रॉन्गर विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज इट स्टेट। जितनी भारी चीज होगी उतनी ही फोर्स लगती है उस चीज को हिलाने के। आगे है जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपको जो है वो रेड पेन से लिखा हुआ है इसके ऊपर नजर आ रहा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच इज एट रेस्ट और मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी आर कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कहता है कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि हमारे पास या तो रेस्ट पे है या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर यानी कि अपनी एक स्पीड कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करे, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या कह रहे होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लॉज ऑफ फिजिक्स हमारे पास जो है उसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। अर्थ हमारे पास जी है इज अप्रोक्सीमेटली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मेजॉरिटी कंफ्यूज हो जाती है कि ये पता नहीं कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पूछे, तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही होता है। ऊपर जो आपको पढ़ने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही होगी तो मैं आपको साथ डिक्टेट कर देती हूँ ताकि आप लोग अपनी नोटबुक्स में मेंशन कर लो। अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट इज ऑल्सो नॉन एज नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट है जी आपके पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस, जिसमें हमारे पास एक्सीलरेशन क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। और जिसमें हमारे पास एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या था, व्हेन अ फोर्स इफेक्ट अपॉन अ बॉडी, कोई भी फोर्स हमारे पास फोर्स किसी बॉडी पे लगी होती है तो इट विल प्रोड्यूस एक्सीलरेशन इन द बॉडी। दैट एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अ बॉडी। क्या कहता है कि फोर्स जब किसी बॉडी पे एक्ट करती है तो वो एक्सीलरेशन को प्रोड्यूस करवाती है बॉडी के अंदर, और वो एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उस अप्लाइड फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उस बॉडी के मास के। यानी कि एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। इसको कंबाइन किया तो ए प्रोपोर्शनल एफ फ्रॉम एम, और प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, के एफ/m। ऐसे यूनिट्स में के की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1। तो एक्सीलरेशन के साथ हम लोगों ने क्या लिखा थी, के जगह 1 को पुट किया f/m, तो हमारे पास f जो है वो क्या निकाल लिया, ma, यानी कि ये वाला m इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, f इक्वल्स टू ma। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जी थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है जी, टू एवरी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। और इसकी स्टेटमेंट होती है टू एवरी रिएक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट एक्शन, देयर इज ऑलवेज ऑपोजिट बट इक्वल इन ऑपोजिट। हमारे पास जो होता है वो क्या होता है, उसके रिएक्शन होता है। यानी कि टू एवरी एक्शन एंड रिएक्शन, कोई भी चीज का अगर कोई आपने एक अगर एक्सपोज है, आपने किसी को स्लैप किया है, आपने किसी को यानी कि थप्पड़ मारा है, तो इन रिटर्न वो आपको भी थप्पड़ लगाएगा। तो ये क्या है, आपके एक्शन का उसने आपको एक रिएक्शन दिया है जो मैग्नीट्यूड तो इक्वल था लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या थी, ऑपोजिट थी। तो ये चीज जो है वो हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन को स्टेट करी होती है। तो थर्ड लॉ अप्लाइड होता है जी हमारे पास ऑन द टू डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल अगर देखें तो ये हमारे पास थोड़ा सा मोमेंटम टाइप चीज भी रिलेट कर रही होती है। तो एग्जांपल नंबर 1 इसमें हमारे पास आती है फायरिंग ऑफ अ बुलेट फ्रॉम अ गन, और एग्जांपल 2 आती है वॉकिंग ऑफ अ मैन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। इसका अगर एडवांटेज देखो तो वो क्या है कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में इसके एडवांटेजेस ऊपर वाले एग्जांपल्स के क्या है कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है, और अगर तो फ्रिक्शन जो है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि इफ फ्रिक्शन इज नॉट प्रेजेंट
देन वी कैन नॉट वॉक ऑन द ग्राउंड यानी कि सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसका हमारे पास फ़ायदा क्या है इस वाली एग्जाम्पल का कि अगर हमारे पास फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम लोग अपने सरफेस ऑफ द अर्थ पे सही तरीके से मूव आउट नहीं कर सकते। तो ये नोट्स में से हमारा टॉपिक जो वो कंप्लीट हो गया। आ जाते हैं जी टेक्स्ट की तरफ एक दफ़ा वापस और उसको देख लेते हैं कि इसमें एक दफ़ा क्या कहा जा रहा है। तो 3.6 है आपके पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। Newton's laws are empirical laws deduced from the experiments. They were clearly stated for the first time by the Sir Isaac Newton, who published them in 1687. ये आप लोगों की वही सेम चीज़ है। इन द फेमस बुक प्रिंसिपिया न्यूटन्स लॉज आर एडिक्वेट फॉर द स्पीड्स दैट आर लो कंपेयर्ड विद द स्पीड ऑफ द लाइट। ये जो पेज है मिसप्लेस हुआ है। नेक्स्ट आपके पास पेज नंबर 55 फॉर वेरी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स सच एज एटॉमिक पार्टिकल्स इन एन एक्सीलरेटर relativistic mechanics developed by the Albert Einstein is applicable. We have already studied these laws in your secondary school physics. However, a summarized review is given below. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा जा रहा है? A body at rest will remain at rest and the body moving with the uniform velocity will continue to do so unless acted upon some unbalanced external force. This is known as law of inertia. The property of an object tending to maintain the state of the rest or the state of the uniform motion is referred to as the object's inertia. The more inertia, the stronger is the tendency in the presence of the force. Thus, the mass of the body is a quantitative measure of its inertia. The frame of reference in which the Newton's first law of motion is held is known as inertial frame of reference. A frame of reference stationed on the earth is approximately an inertial frame of reference. Newton's second law में क्या कहा जा रहा है? A force applied on a body produces acceleration in its own direction. The acceleration produced varies directly with the applied force and inversely with the mass of the body. Mathematically, it is expressed as F equals to ma. थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा जाता है कि एक्शन एंड एक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट. फॉर एग्जांपल, whenever an interaction occurs between the two objects, each object exerts the same force on the other, but in the opposite direction and for the same length of the time. Each force in the reaction direction pairs acts only on one of the two bodies. The action interaction force says never act on the same body. और यहाँ पे क्या कहा जाता है? यहाँ पे अगर आप देखिए, for your information, a measurement of the mass independent of the gravity, the unknown mass m and the calibrated mass mi are mounted on the lightweight rod. If the masses are equal, the rod will rotate without wobble about its center. यानी कि अगर यहाँ पे दोनों masses equal हैं, 5 kgs के रखे हुए हैं, तो वो क्या करेगी? बिल्कुल सही तरह से रोटेट करेगी, कोई भी उसमें मसले नहीं आएंगे। ऊपर क्या कहा जाता है? अनप्रिडिक्टेड एंटिसिपेशन कि नो बॉडी begins to move or comes to rest of itself. कभी बॉडी कोई भी चीज जब वो मूव कर रही होती है तो वो अपनी मर्जी से रेस्ट पे नहीं आती। अबू अली सीना का एक प्रेडिक्शन है। तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर और न्यूटन फर्स्ट ऑफ मोशन को हमने देखा और क्वेश्चंस ऑफ मोशंस को रिवाइज कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इनके क्वेश्चन है क्वारी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं जी। और लास्ट में चाहते हुए जी मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।